मेरठ नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में एक बड़ा चमत्कार एआईएमआईएम ने किया है और किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि ये प्रत्याशी 5वें, 6वें, 7वें नंबर पर होगा, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती की पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए मजलिस के प्रत्याशी मोहम्मद अनस ने रिकॉर्ड बनाया है 1,28,000 वोट लेकर, और इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी ने यहाँ पर अपना मेयर जिताया है। मेरे साथ मोहम्मद अनस मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपको उम्मीद क्या थी, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ये तो बिल्कुल चमत्कार जैसा था। बड़े बड़े दिग्गज अखिलेश यादव, मायावती, अखिलेश यादव तो आपके इस इलाके में भी आए थे। देखिए साहब, ऐसा है ना कि चुनाव में हर पॉलिटिकल लीडर अपनी आजमाइश करता है और तमाम पार्टियों के लोग चुनाव मैदान में थे, चुनाव दंगल में थे। लेकिन ये तय लीडर की पॉलिसी करती है, कैंडिडेट की पॉलिसी तय करती है कि वो आवाम को कितना कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब हो सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि तमाम लोगों ने वादे किए, तमाम लोगों ने जो है बीजेपी को हराने की बात कही, लेकिन हमने कहा कि हम इस बार इक्वालिटी को लेकर चुनाव मैदान में हैं, हिस्सेदारी को लेकर चुनाव मैदान में हैं, डेवलपमेंट को लेकर के चुनाव मैदान में हैं, और हम यहाँ पर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में को आगे बढ़ाने को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी को हराने और जिताने के नाम पर तो बहुत चुनाव हुए, इस बार डेवलपमेंट के नाम पे वोट, हिस्सेदारी के नाम पे वोट। आवाम ने हम पर यकीन जताया, आवाम को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, आवाम ने हमारे हक में बड़ी तादाद में वोट का इस्तेमाल किया। आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन एक मुद्दा पीछे छूट गया, अतीक अहमद को लेकर हमदर्दी का। बहुत सारे मुसलमानों को उनसे हमदर्दी थी, और अतीक अहमद के साथ जो हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, इस मामले पर जो यूपी के वो नेता जो मुसलमानों के सरपरस्त बनते हैं वो नहीं बोले, ओवैसी बोले। देखिए साहब, ऐसा है ना कि अगर ये सारी चीज़ें कि किसको तकलीफ़ थी, क्या जाहिर सी बात है तकलीफ़ है बड़े तबके को, इसलिए कि अब मीडिया दिखाता है ना उनको माफिया। कोर्ट ने तो साबित नहीं किया था माफिया। अब वो कोर्ट में वो कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, कस्टडी में आकर के उनको मार दिया जा रहा है, जेएसआर के नारे लगा दिए जा रहे हैं, असद पे गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन पुलिस की गोलियां उन पर नहीं चली जिन्होंने अतीक अहमद को मारा है। तो ये तो राज्य सरकार की नाकामी साबित हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि गुंडा राज ख़त्म किया है, लेकिन खुलेआम गुंडे पुलिस कस्टडी में किसी को मार दे जा रहे हैं। तो ये बड़ी नाकामी है राज्य सरकार की, बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की। और दूसरी चीज़ यह है कि एक वर्ग पे, एक समाज पे लगातार जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, घरों के बाहर बुलडोज़र खड़े कर दिए जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पर मार दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी से तकलीफ़ है, बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है। लेकिन जो दुश्मनी की बात जो आपने कही, मोर्चा आप कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन नुकसान तो मायावती और अखिलेश का हुआ। कहाँ पर नुकसान हुआ साहब? कहाँ नुकसान हुआ मायावती और अखिलेश का? पिछले मेयर के चुनाव में यहाँ से जो मेयर चुनी गई सुनीता वर्मा बसपा की, वो 2,35,000 प्लस वोट लेकर आई थी। अब वो सिमट कर रह गई 55-57 पर। वो मजबूरी का वोट मिला था ना उनको, मजबूरी का वोट मिला था, मुतबादिल सामने नहीं था, ऑप्शन सामने नहीं था। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की जागीर नहीं है, दलित वोट बहुजन समाज पार्टी की जागीर नहीं है। ये दोनों समाज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा समाज है। रंगानाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, आप पढ़िए उसको। वो कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़ा समाज, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने वाला समाज को ये तो मुस्लिम समाज है। दोनों समाज, अब आप बताइए कि हमने तो सपा को वोट किया था ना मुसलमानों ने, आज हमारी हालात का जिम्मेदार कौन है? तमाम दलित समाज ने बीएसपी को वोट किया था ना। दलितों की कि इन हालात के जिम्मेदार कौन है कि आज दलित बस्ती में जाएंगे तो एक एक फिट की वहाँ गा रहा है।
एजुकेशन सेक्टर में देखें तो दलितों को कोई फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ सेक्टर में देखें तो दलितों को किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? बैरिस्टर साहब आज दलित और मुसलमानों के और तमाम वर्गों की आवाज़ बन रहे हैं, तमाम समाज का डेवलपमेंट चाहते हैं। उसी पॉलिसी को लेकर हम तमाम वर्गों के बीच में जा रहे हैं, और जो लोग समझते हैं कि हमारा नुकसान, आप देखिए ना, इस चुनाव में साबित करके दिखाया हमने। अच्छा अनस साहब, ये बताइए कि आप जिन मुसलमानों को प्रताड़ित बता रहे हैं बीजेपी से, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरठ में भी हाजी याकूब कुरैशी, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अगर आपके शब्दों में कहें कि वो प्रताड़ित हैं तो, लेकिन उनसे मुसलमानों को कोई हमदर्दी नहीं। देखिए साहब, जो हाजी याकूब साहब हैं, उनको जिन मुकद्दमों में जेल को डाला गया, हाजी याकूब कुरैशी साहब का तो जो उनके मीट प्लांट में जो इलीगल तरीके से पैकेजिंग मिली थी, उस मीट प्लांट में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ना वो उस कंपनी के चेयरमैन हैं, ना उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। लेकिन हुकूमत का मकसद साफ़ है, हुकूमत की नीयत साफ़ है कि किसी भी तरह जो मुस्लिम लीडरशिप्स हैं, जो लोकल लेवल की लीडरशिप हैं, उनको ख़त्म किया जाए और उनको किसी भी मुकदमों में मुलव्विस कर दिया जाए, और एक समाज को की जो उनकी आस्था है उसको ठेस पहुंचा दी जिस जाए। तरीके से अतीक अहमद जुड़े हुए थे, मजलिस से उनका परिवार जुड़ा हुआ था, इसी तरह हाजी याकूब कुरैशी जो है वो बसपा से जुड़े हुए थे। तो क्या ये माना जाए कि अब बसपा से भी किनारा कर लिया मुसलमानों ने, और मैं देख रहा हूँ कि 1/5 जो वोट था पहले के मुकाबले वो अब बचा है, तो क्या अब हाजी याकूब कुरैशी की पॉलिटिकल जो कैरियर था वो ख़त्म है? देखिए साहब, उनका अपना क्या नज़रिया होगा अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो वही बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो जेल में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, और पूरा परिवार उनका तकलीफ़ में है। तो मसला यह है कि बीएसपी से तमाम लोगों ने किनारा किया, इस चुनाव में जवाब भी दिया। देखिए बीएसपी के कैंडिडेट का क्या हाल हुआ है, वो 4th पोजीशन पे जा कर के रुके हैं। पिछले 5 साल पहले बीएसपी के कैंडिडेट जीते, 5 साल के बाद आवाम ने जवाब दिया अपनी वोटों के ज़रिए। अखिलेश यादव इसी इलाके में, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसी इलाके में आए थे, और आप और आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को इशू बनाया, इस बात को मुद्दा बनाया कि वो आधा रोड शो छोड़कर चले गए मुसलमानों के इलाके से। अब देखिए ना, बेचारे अखिलेश यादव साहब मुस्लिम इलाकों में आ जाते हैं, गंगानगर को नहीं जाते, डिफेंस कॉलोनी को नहीं जाते, शास्त्री नगर को नहीं जाते। उनको आना है तो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में आना है। उनके आने के बावजूद भी कोई उनका मैजिक नहीं चल पाया किसी पे। उनका झूठ फरेब, उनका लॉलीपॉप, और जो अपने अल्फाजों में बड़े बड़े बयानबाजी, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो झूठ फरेब उनका जनता ने ओवैसी साहब ने इसी मामले को लेके और एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कहा था कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों को छोड़कर भाग गए। बिल्कुल, आप देखिए ना, अखिलेश यादव नाराज़ हुए यहाँ के लोकल लेवल के संगठन से। अखिलेश यादव के लिए यहाँ का लोकल संगठन, जो समाजवादी का संगठन, भीड़ को नहीं जुटा पाया, इसलिए कि चूंकि जो भीड़ होती थी, जो झंडा उठाने वाली भीड़ होती थी, वो सिर्फ मुसलमान होते थे। मुसलमानों ने समाजवादी को नकार दिया, भीड़ नहीं जुटा पाया, अखिलेश यादव नाराज़ होकर बीच में से रोड शो छोड़ के गए। तो ये माने कि अब यूपी का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव और मायावती से किनारा कर जाएगा जो बचा हुआ है। देखिए साहब, आने वाले जो हालात हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान साथ चलेगा, इकट्ठा होकर चलेगा, और तमाम सियासी उन पार्टियों को शिकस्त देगा जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो फासिस्ट ताकतें हैं। क्योंकि जब जब हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान इकट्ठा हुआ है, उनके साथ तमाम वर्ग भी आकर के जुड़े हैं, तब तब हिंदुस्तान की सूरत ओवैसी साहब के साथ जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। जिस तरह से हम हालात को देख रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, दलित बाबा साहेब, भाई गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर अगर कोई बाबा साहेब को मानता है तो वो मेरा लीडर है। एक दलित को सबसे पहले हैदराबाद सीट पर किसी को मेयर बनाया दलित को, तो वो मेरा लीडर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में सबसे पहला मेयर दलित को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल्स में इक्वालिटी की बात कोई करता है मजबूती से, पंचायत में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में, वो मेरा लीडर है। दलितों की आवाज़ कोई बनता है तो मेरा लीडर है। दलित बच्ची का कहीं रेप हो जाता है, दलितों को मारा पीटा जाता है,
तो मेरे लीडर के अलावा कोई दलितों के लिए बोलने वाला नहीं है। कर्नाटक के जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं वहाँ पर तो ओबीसी साहब को नकार दिया गया। अब एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि 2024 में मुसलमानों के लिए कांग्रेस भी एक ऑप्शन होगी। हाँ देखिए साहब, ऐसा है ना कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज़ है। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है और जो इस डूबते हुए जहाज़ में बैठेगा वो भी डूबेगा। दूसरी चीज़ ये, कर्नाटका का जो रिज़ल्ट आया है तो जाहिर सी बात है, हमने मेहनत की है, जुस्तजू किए और मेहनत करेंगे। अभी इलेक्शन लड़ा है, आगे को फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कमज़ोरी रही है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें मेरठ में कितना आप वोट मानकर चल रहे हैं मजलिस के लिए? क्या जो समीकरण, जो गठजोड़ कभी बीएसपी को मिलता था, वो मिल पाएगा? साहब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस इलेक्शन में हमारा दायरा बढ़ा हुआ है, हमने अपने दायरे को बढ़ाया है, जिस तरह से आवाम की मोहब्बतें हमारे साथ जुड़ी हैं, उसको देखते हुए मेरठ सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हॉट सीट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम हम तक पहुंचा है। बैरिस्टर साहब खुद अपनी देख रेख में यहाँ पर 2024 के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, सियासी ढांचे को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को तैयार करने वाले हैं और इंशाल्लाह पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव मेरठ की इस सीट पर बहुत मजबूती से लड़ेगी। यहाँ अभी हाल ही में क्या ओवैसी साहब का कोई बजट प्लान किया गया है? देखिए हमारी कोशिश है कि इस महीने वो बैरिस्टर साहब को मेरठ बुलाएंगे आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, और बातचीत हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कोई डेट मिलेगी, तारीख मिलेगी तो बैरिस्टर साहब को मेरठ बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो ज़मीन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये जानी जाती है जाटों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है सियासत में उसके लिए। लेकिन अब एक नया जो प्लेयर है सियासत में वो उभर कर सामने आ रहा है और उसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई है मेयर के चुनाव में। और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि जो मजलिस के प्रत्याशी ने सेंध लगाई है वो वही वोट बैंक है जिस पर सपा और बसपा अपना हक जताती रही हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।